नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खोलता हूं ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलें। और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, क्योंकि यहां खबर उस अंदाज में है जो आपको क्या आपके बच्चों को भी समझ में आएगी। तो इसलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की पाठशाला और लगाते हैं अटेंडेंस। तो पाठशाला में आज आपके लिए क्या है, सबसे पहले वो बता दूं। पाठशाला में आज केजरीवाल के ठहाकों का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, क्योंकि केजरीवाल ने जो ठहाका लगाया था वो लोगों के दिमाग में घूम रहा है। लेकिन अब कैसे यू टर्न ले रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं और कितना उसमें सच है और कितना झूठ, आज वो बताऊंगा। एक एक चैप्टर खोलूंगा। कश्मीर फाइल्स पर अब केजरीवाल कभी नहीं हंसेंगे, आज जो क्लास लगेगी उसके बाद। कश्मीरी हिंदुओं पर केजरीवाल के डर वाला यू टर्न, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा योगी सपोर्टर मुसलमान की लिंचिंग पर इतना सन्नाटा क्यों है, आज देश के उन लोगों से प्रश्न पूछूंगा जो हर बात पर हिंदू मुसलमान करते हैं। लेकिन सबसे पहले केजरीवाल की फाइल्स। हमने सबसे पहले पाठशाला में केजरीवाल की फाइल्स खोली थी। आपको याद होगा, सबसे पहले हमने ही दिखाया था, जिसमें वो कश्मीर फाइल्स को YouTube पर डालने की बात कह रहे हैं। क्योंकि आजकल जो माहौल है देश के अंदर, उसमें अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना सबसे मुश्किल काम। मीडिया में भी बहुत लोग हिम्मत नहीं दिखा पाते, लेकिन हमने पाठशाला में वो पूरा चैप्टर खोला था। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे फिल्म को YouTube पे डाल दो, झूठी फिल्म के पोस्टर क्यों लगा रहे हो, फिल्म को झूठा बता रहे थे। और कश्मीर फाइल्स पर बात करते हुए दिल्ली विधानसभा के अंदर ठहाके लग रहे थे। वो और उनके साथी हंस रहे थे। कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को साझा करने की बजाय अरविंद केजरीवाल हंस रहे थे और उनके पीछे बैठे उनके मंत्रियों को देखिए, वो ठहाके लगा रहे थे। पाठशाला में केजरीवाल की क्लास लगी तो 2 दिन के अंदर डैमेज कंट्रोल करने लगे अरविंद केजरीवाल। लेकिन इस डैमेज कंट्रोल में केजरीवाल ने कैसे खुद को ही एक्सपोज किया, आज केजरीवाल के इन फाइल्स का एक एक पन्ना आपके सामने खोल कर रखूंगा। इस क्लास के बाद कश्मीरी हिंदुओं के दर्द का कोई मजाक उड़ाने से भी डरेगा। सबसे पहले आपको पन्ने खोलूं और फैक्ट्स बताऊं, उससे पहले केजरीवाल और उनकी टीम की उस दिन विधानसभा वाली हंसी फिर से याद दिलाना चाहता हूं, ताकि आपको याद रहे कि उस दिन क्या हुआ था और आज फिर यह क्लास लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही। उस हंसी को याद कीजिए। सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। केजरीवाल की क्लास सबसे पहले इसी बात पर लगी कि उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार के गंभीर और संवेदनशील मुद्दे का विधानसभा के अंदर मजाक बनाया। बीजेपी छोड़कर हमारे साथ आ जाओ, पोस्टर आपसे नहीं लगवाएंगे, झूठी फिल्म के पोस्टर, ये उनके शब्द हैं, झूठी फिल्म के पोस्टर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक तो फिल्म 32 साल बाद बनी, 32 साल के बाद पहली बार देश कश्मीरी हिंदुओं के दर्द पर चर्चा कर रहा था और अरविंद केजरीवाल विधानसभा के अंदर ठहाके लगा रहे थे। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत के एडिटर नाविका कुमार से बातचीत में केजरीवाल ने यू टर्न ले लिया, खुद को डिफेंड किया और यह कहा कि वो कश्मीर फाइल्स पर नहीं हंस रहे थे। 2 दिन के अंदर देखिए कैसे यू टर्न लिया इन्होंने। कह रहे कश्मीर फाइल्स पर नहीं हंस रहा था, बीजेपी पर हंस रहे थे। विधानसभा में क्या कहा था और इंटरव्यू में क्या क्या कहा, दोनों एक बार पहले साथ में सुनिए। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। गंदे लगते हो तुम लोग।
अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को। यार आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? हम बीजेपी पे हंस रहे थे कि 8 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी अब अगर किसी पिक्चर के पोस्टर लगाती घूम रही है और पिक्चर का प्रमोशन कर रही है, ये इट्स वेरी इनसेंसिटिव। वो इनसेंसिटिव नहीं है, इट्स वेरी इनसेंसिटिव। 8 साल के बाद मतलब चलो भूल जाओ पुराना जो हुआ। आज से क्या हम सब लोग मिलकर एक संकल्प ले सकते हैं कि हम इनके लिए काम करेंगे? हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस पे काम करने को तैयार हैं। क्या हम सारे मिलकर संकल्प ले सकते हैं इस पे राजनीति करना बंद कर दिया जाए? अब अरविंद केजरीवाल ने अभी अपनी गाड़ी का गियर बदला ही था गुजरात चुनाव के पहले, और उन्होंने सोचा कि नरेंद्र मोदी को ललकारना शुरू करें, क्योंकि इसी में विधानसभा में उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी के लिए कि 8 साल बाद भी क्या प्रधानमंत्री ने काम किया है कि विवेक अग्निहोत्री के फिल्म के पीछे छिपना पड़ रहा है। लेकिन 2 दिन में इतना डैमेज हो जाएगा उन्होंने सोचा नहीं। और अब डैमेज कंट्रोल में देखिए कहां ठहाके लगा रहे थे और कैसे एकदम गंभीर हो गए और रिवर्स गियर लगाया और फिर उसी मोड में आ गए कि अब छोड़िए ये सब, हम लोग मिलके काम करते हैं, हम मिलके कुछ करते हैं। केंद्र ने 8 साल में कश्मीर में माहौल बनाने के लिए क्या किया ये तो सबके सामने। 370 हटा, 3800 कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी गई, वहां पर उनकी जमीनें लौटाई जा रही हैं, माहौल बनाया जा रहा है कि कम से कम वहां जाकर आप रह सकें। अरविंद केजरीवाल ने बीते 7 साल में क्या किया? अच्छा, अरविंद केजरीवाल का 2 दिन में स्टैंड बदला कैसे? विधानसभा में उन्होंने क्या कहा था और इंटरव्यू में वो क्या सफाई दे रहे हैं, एक बार जरा देखिए कैसे डिफरेंस आया है दोनों के बीच। अरविंद केजरीवाल साहब विधानसभा में कुछ कहते हैं, केजरीवाल इनको सुनिए, और ये विधानसभा में क्या बोलते हैं और जब इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू तो उसमें क्या बोलते हैं, दोनों को देख लीजिए। विधानसभा में क्या बोले कि फिल्म झूठी है, झूठी फिल्म बताया, और वहां जब इंटरव्यू में 2 दिन बाद यू टर्न लेना पड़ा तो क्या बोले कि फिल्म बनाना गलत बात नहीं है, फिल्म बनाना गलत नहीं। मतलब इन्होंने पूरी कोशिश ये की कि ये फिल्म के खिलाफ ना दिखे, क्योंकि सेंटिमेंट इनको लगा कि मेरे खिलाफ चला गया। ये तो पहले सोचना चाहिए था ना, विधानसभा में जब झूठी फिल्म ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे तब सोचना चाहिए था। विधानसभा में कहा कि बीजेपी पोस्टर लगा रही है, बीजेपी पोस्टर लगा रही है, ये इनका विधानसभा में स्टेटमेंट है, तुम लोग पोस्टर लगाते अच्छे नहीं लगते। इंटरव्यू में क्या बोले, फिल्म पर राजनीति नहीं, सही नहीं, राजनीति सही नहीं, ये इनका पुराना वाला मोड है। भाई मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है देश का जो विधानसभा में कश्मीर फाइल्स पे चर्चा कर रहा है? आप एमसीडी चुनाव पे चर्चा कर रहे थे, आप कश्मीर फाइल्स को उठा के लाए, वहां कोई कश्मीर फाइल्स पे चर्चा नहीं होनी थी, आप पॉलिटिक्स पे चर्चा करने लगे। विधानसभा में बोले कि फिल्म यूट्यूब पर डालो, सब लोग फ्री में देखेंगे। इंटरव्यू में बोले कि कश्मीरी पंडितों को पिक्चर नहीं पुनर्वास चाहिए। मतलब टोन चेंज हो गया 2 दिन के अंदर। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए कश्मीर फाइल्स फिल्म पर सवाल उठाने का दाव उल्टा पड़ गया तो वो कश्मीरी हिंदुओं को नौकरी देने की बात करने लगे। टाइम्स नाउ नवभारत को दिए इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी सरकार ने कश्मीरी हिंदू 233 टीचर्स को पक्की नौकरी दी। ध्यान से सुनिए, केजरीवाल ने इंटरव्यू में दावा किया 233 कश्मीरी पंडितों को पक्की नौकरी दी, जबकि बीजेपी कांग्रेस की सरकार में यह नहीं हुआ। एक बार अरविंद केजरीवाल का यह बयान इंटरव्यू का सुनिए, इसके बाद इस दावे का लाई डिटेक्टर टेस्ट करके बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल कितना सच बोल रहे हैं। कश्मीर से जब पलायन हुआ, दिल्ली में भी आए कुछ लोग, उनमें से 233 लोग, 233 के करीब ही है शायद, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं, 233 लोग दिल्ली सरकार में कॉन्ट्रैक्ट टीचर बन गए, कच्चे टीचर बन गए 1993 में। तब से लेके आज तक
दिल्ली में बीजेपी की भी सरकार आई, दिल्ली में कांग्रेस की भी सरकार आई, उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। हमारी जब सरकार आई, मैंने उन 233 टीचर्स को पक्का किया। ये आपको तो नहीं पता, ये तो किसी को भी नहीं पता। हमने कर दिया, हमने उनका काम कर दिया। उन 233 टीचर्स को हमने पक्का किया और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया। पुराना सारा उनका ड्यूज 1993 से उनको पक्का किया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। हमने उनके ऊपर पिक्चर नहीं बनाई, हमने उनके साथ खड़े होके उनके लिए हमने काम किया। यही करने की ज़रूरत है। मेरी केवल एक ही मांग है कि इतने साल हो गए उनकी त्रासदी को, आओ सारे मिलके, पार्टी लाइन छोड़ के सारे मिलके उनकी मदद करते हैं, उनको वापस अपने अपने घर जाने में मदद करते हैं, उन सब परिवारों का सहारा बनते हैं। उनके ऊपर पिक्चर बना के करोड़ों रुपए कमाना मुझे तो ठीक नहीं लगता। अगर किसी को ठीक लगता हो तो मैं कह नहीं सकता। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने 233 कश्मीरी पंडित टीचर्स को परमानेंट कर दिया। पाठशाला में केजरीवाल के इस दावे का टेस्ट करते हैं कि उन्होंने 233 कश्मीरी पंडितों को, टीचर्स को पक्की नौकरी दी या नहीं। इसका सच क्या है? साल 1993-98 तक 233 कश्मीरी शरणार्थियों को, अब आपको इसका पूरा फिगर दिखाता हूं, देखिए सच है या नहीं। 1993 से 98 तक ये वो साल था, 5 साल। 233 कश्मीरी पंडित टीचर, इनको नौकरी दी गई। दिल्ली सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दी, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दी, ठीक है। इस वक्त दिल्ली में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। तो किसने नौकरी दी? बीजेपी ने दी। इसके बाद साल 2010 तब से ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते रहे। साल 2010 कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त टीचर्स समान वेतन और पक्की नौकरी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट गए। दिल्ली हाईकोर्ट गए टीचर्स, उनको लगा हमको भी मिलना चाहिए भाई। तब दिल्ली में किसकी सरकार थी? 2010 में कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद साल 2015 आया, 2015। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कश्मीरी विस्थापितों के हक में फैसला सुनाया। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला किसके पक्ष में सुनाया? टीचर्स के पक्ष में। और दिल्ली सरकार ने क्या किया? दिल्ली सरकार ने इसे चैलेंज किया। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया बॉस। उन्होंने परमानेंट नहीं किया टीचर को। और तब 2015 में किसकी सरकार थी दिल्ली के अंदर? केजरीवाल जी की सरकार थी। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जिसने दिल्ली हाईकोर्ट के कहने के बावजूद कि हां इन टीचर्स को परमानेंट कीजिए, कश्मीरी पंडित टीचर्स को परमानेंट कीजिए, उन्होंने इस फैसले को चैलेंज कर दिया। जो लोग बता रहे हैं कि भाई कश्मीरी पंडितों पर फिल्म बनने से कोई भला नहीं होगा, उनके लिए काम कीजिए, हमने परमानेंट किया। सच यह है कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। फिर आया मई 2018। मई 2018 का वक्त आया। दिल्ली हाईकोर्ट की अब डबल बेंच ने फैसला सुनाया और दिल्ली सरकार और तीनों एमसीडी को आदेश दिया कि नौकरी पक्की कीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा नौकरी पक्की कीजिए, इन कश्मीरी पंडितों की नौकरी पक्की करें। अक्टूबर 2018। अब आप सोचिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया होगा। केजरीवाल सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई।
अब आप बताइए, अरविंद केजरीवाल इंटरव्यू में बैठ के कह रहे हैं हमने पक्का कर दिया। अभी तो उनके डिप्टी सीएम का भी बयान सुनाऊंगा, लेकिन सच यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, फिर दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच, सब कह रहे थे कि कश्मीरी पंडित टीचर्स को पक्का कर दीजिए। दिल्ली सरकार पहले 2015 में, फिर 2018 में इसका विरोध करती रही और विरोध करते करते सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और तब जनवरी 2019 में जब अरविंद केजरीवाल सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब दिल्ली सरकार ने नौकरी पक्की की। तो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे कि हमने, यानी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए दर्द महसूस किया, उनकी नौकरी पक्की की, जो किसी ने नहीं किया। आपको तो पता नहीं चला नाविका जी। सच यह है कि अरविंद केजरीवाल सरकार कश्मीरी पंडित टीचर्स की नौकरी को पक्का होने से रोकने के लिए पहले दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ी, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, लेकिन वहां मुंह की खानी पड़ी। अगर कश्मीरी हिंदुओं का दर्द महसूस हो रहा होता अरविंद केजरीवाल जी को, 233 टीचर्स थे, उनको पक्का करने में क्या जाता था। और इसीलिए विधानसभा की वो हंसी झूठी नहीं है, वो सच में है। क्योंकि इनको जब दर्द ही महसूस नहीं होता तो हंसेंगे ही, ठाका तो लगेगा ही। और ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, खुद कश्मीरी विस्थापितों के दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने भी बताई हैं। आपके स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स और जानकारी रख रहा हूं। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि दिल्ली सरकार उनके रेगुलर होने का लगातार विरोध करती रही और अगर उन्हें रेगुलर किया गया तो वो कोर्ट की वजह से है, अरविंद केजरीवाल की वजह से नहीं। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी की सरकार आज भी जो जोर शोर से यह दावे कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ने आते ही पहली ही मीटिंग में उनकी नौकरी पक्की कर दी थी। सुनिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को वो विधानसभा में क्या कह रहे हैं। उनको एक मीटिंग में सौरभ भारद्वाज जी मेरे पास में लेके आए थे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जिक्र किया कि इस तरह से मेरे पास में करीब एक रिप्रेजेंटेशन लेके 25-30 टीचर्स आए हैं। उसमें से कम उस वक्त 250 के करीब टीचर्स की बात थी कि 250 टीचर्स के करीब हैं। तुरंत एक शब्द सुन के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये इनके साथ अन्याय हो रहा है, तुरंत इनको परमानेंट करने की व्यवस्था की। और तुरंत बहुत हाईवे स्पीड से सारे के सारे कश्मीरी टीचर्स तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 25 साल से धक्के खा रहे थे परमानेंट होने के लिए, तुरंत 233 संख्या थी उनकी, 233 टीचर्स को के दिल्ली में और कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी कर रहा था और कभी भी उसको हटा दिया जाता था। उसकी सेवा करना हमारी राजनीति है। तुम्हारी राजनीति जो है उस पर 200 करोड़ कमा लिया और कमा लो। आपके दिल में आ रहा हो कि अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू वाले बयान पर या मनीष सिसोदिया जी के इस विधानसभा में दिए गए बयान पर स्लो क्लैप कर दे तो आप कर सकते हैं। कह रहे हमारी पॉलिटिक्स है कि हम उनका दर्द समझें और उनका दर्द दूर करें। अरे उनके दर्द का तमाशा बना दिया भाई, हाईकोर्ट में विरोध करके सुप्रीम कोर्ट जाकर, और अब कह रहे हैं कि 1 मिनट नहीं लगा सीएम साहब को और सीएम साहब ने कर दिया था। अरविंद केजरीवाल कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री न करने का भी तर्क दे रहे हैं। अब इसे तर्क कह लीजिए या बहाने कह लीजिए, क्योंकि जब दूसरी फिल्मों को टैक्स फ्री करने की उन्हें याद दिलाई गई तो वो गोलमोल जवाब देने लगे और यह कहने लगे कि दूसरी फिल्मों से तुलना करना सही नहीं है। एक बार सुनिए केजरीवाल ने इंटरव्यू में क्या कहा, फिर उनके जरा टैक्स फ्री वाले पन्ने को भी खोलता हूं। लेकिन लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपने सांड की आंख टैक्स फ्री कर दी, आपने नील बटे सन्नाटा टैक्स फ्री कर दी, आपने बीजेपी के लिए कश्मीर फाइल्स इंपॉर्टेंट हो सकती है, मेरे लिए कश्मीरी पंडित इंपॉर्टेंट है। ये क्या कंपैरिजंस हैं जो बीजेपी कर रही है, मीम्स बना रही है, वीडियो बना रही है। यही तो राजनीति है। किसी की त्रासदी के ऊपर अगर आप इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं, आप उनकी फिल्म बना के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो इसके से सहमत नहीं हूँ। आज आपने 233 के मेरे हाथ में उतना ही था। आज अगर मैं केंद्र सरकार में होता, मैं पिक्चर नहीं बनाता उनके ऊपर,
उन सबका हाथ पकड़ के उनको कश्मीर ले जाके वहीं बसाता जहां से उनको विस्थापित किया गया था। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस देता कि देश आपके साथ खड़ा है। आप पूछ लो कश्मीरी पंडितों से, उनको पिक्चर चाहिए कि रिहैबिलिटेशन चाहिए। लेकिन कोई अरविंद केजरीवाल से यह पूछे कि जिस कश्मीर में इन कश्मीरी हिंदुओं को बंदूक की नोक पर निकलने के लिए मजबूर किया गया, वहां क्या ऐसे हाथ पकड़ के ले जाके बैठा देने से हो जाएगा क्या? और जो आप दिल्ली में कर सकते थे वो किया क्या? नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया वो आगे बताऊंगा, लेकिन केजरीवाल को यह बात तब क्यों नहीं याद आई जब वो दिल्ली में बाकी फिल्मों को टैक्स फ्री कर रहे थे? अच्छा, एक और बात बताइए, अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है कि झूठी फिल्म है कश्मीर फाइल्स, झूठी फिल्म के पोस्टर लगा रहे हो, उनके शब्द हैं, तो फिर झूठी फिल्म को यूट्यूब पे दिखाने क्यों बोलते हैं? फिल्म को बैन करवाइए। झूठी फिल्म है तो यूट्यूब पे क्यों दिखाना? झूठी फिल्म है तो दूरदर्शन पे क्यों दिखाना? क्यों कह रहे हैं उनके सांसद साहब संजय सिंह की दूरदर्शन पे दिखाइए? 2 दिन में इतना विरोध झेल लिया कि झूठी फिल्म सच्ची हो गई और अब कहानी को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर। अच्छा, जब दूसरी फिल्मों को टैक्स फ्री कर रहे थे तब यह क्यों नहीं कहा कि इन फिल्मों को टैक्स फ्री करने की जरूरत क्या है, इन्हें यूट्यूब पे डाल दो? तब यह क्यों नहीं कहा कि इन फिल्मों ने करोड़ों कमा लिया और इनकी कमाई का पैसा समाज के लिए दान दे देना चाहिए? केजरीवाल ने दिल्ली में जिन फिल्मों को टैक्स फ्री किया उनकी कमाई कितनी थी? अभी फिल्म आई 83 जो 83 वर्ल्ड कप पर बनी थी, 83, इसकी कमाई कितनी थी? 193 करोड़ रुपए। केजरीवाल साहब ने क्यों नहीं कहा कि 193 करोड़ रुपए जितने गरीब क्रिकेटर्स हैं उनमें बांट दीजिए कबीर खान जी? आपको कश्मीर फाइल्स की कमाई से क्या दिक्कत है? और बीजेपी थोड़ी कमा रही है भाई। एक आदमी ने, विवेक अग्निहोत्री ने उस फिल्म को बनाया जिसको कोई 32 साल से छू नहीं रहा था, उसने रिस्क लिया, वो कमा रहे हैं, उस कमाई से फिर अगली फिल्म बनाए, दूसरी बनाए, तीसरी बनाए, वो क्या करें? इससे केजरीवाल का क्या लेना देना है भाई? नहीं कमाती तो क्या अरविंद केजरीवाल अपनी जेब से पैसा देते? नहीं देते। लेकिन आज कमा ली तो तुम सारा पैसा कश्मीरी पंडितों में लगाओ। अरे भाई आप लगाओ ना, आप पॉलिटिक्स में, वो पॉलिटिक्स में नहीं है, वो फिल्म बनाने के लिए आए। और 83 का ये 193 करोड़ क्रिकेटर्स को दिलवाओ, क्यों नहीं दिलवाते हो आप? लगवाओ स्पोर्ट्स में, उनको तो टैक्स फ्री कर दिया आपने। सांड की आंख, ये एक फिल्म आई थी सांड की आंख, इसने कितनी कमाई की? 30 करोड़ रुपए, 30 करोड़। इसको क्यों नहीं बोला आपने टैक्स फ्री करते वक्त? टैक्स फ्री एक तो करना नहीं था, यूट्यूब पे डलवा देते और बोलते हैं इनकी 30 करोड़ की कमाई जो है वो जो निशाना लगाते हैं उन पे आप खर्च करो। नीरजा फिल्म आई थी, इसको इन्होंने टैक्स फ्री किया, इसकी कमाई थी 131 करोड़ रुपए। उससे आपको क्यों नहीं दिक्कत थी? क्यों? हिंदी मीडियम फिल्म आई थी इरफान की, याद होगा सबको, हिंदी मीडियम। इस फिल्म की कमाई कितनी थी? 322 करोड़ रुपए, 322। इसको आपने टैक्स फ्री करते वक्त तो कभी नहीं कहा कि हिंदी मीडियम की सारी कमाई जो है वो गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगा दो, यूट्यूब पे डाल दो। दंगल आई थी आमिर खान की, इसकी कमाई कितनी थी? 1968 करोड़ रुपए, मतलब करीब करीब 2000 करोड़ रुपए। आमिर खान की फिल्म को आपने टैक्स फ्री करते वक्त तो नहीं कहा कि इसको डाल दो आमिर भाई यूट्यूब पे, या 1968 करोड़ रुपए बहुत कमा लिया, अब लगा दो ये रेसलर्स के ऊपर, क्यों नहीं बोला? एक कश्मीर फाइल्स क्या आई कि कश्मीर फाइल्स, उसकी कमाई पे हाय तौबा मची हुई है। क्या दिक्कत है भाई उसकी कमाई से? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जब दूसरी फिल्मों की कमाई से केजरीवाल को परेशानी नहीं, तो कश्मीर फाइल्स के कमाई से इतनी परेशानी क्यों हो रही है? ऐसा लगता है कि केजरीवाल और उनकी टीम ने कश्मीर फाइल्स की कमाई को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो कश्मीर फाइल्स का मुद्दा राज्यसभा में उठा दिया, खुद विधानसभा में बोल रहे हैं, वो राज्यसभा में बोल रहे हैं। इतना बड़ा मुद्दा हो गया कश्मीर। अरे भाई आपको नहीं देखना मत देखिए, जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं। और आप कह रहे हो राजनीति दूसरे कर रहे हैं। भाई जो राजनीति करने का आप आरोप लगा रहे हो वो लोगों से क्या कह रहे हो? यही कह रहे हैं ना कि आप जाके फिल्म देख लो, इसमें कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उसका दर्द है। ये तो नहीं कह रहे कि हमको वोट दे दो। आप भी बोलो कि देख लो और हमको वोट दे दो अगर आपको लगता है इससे वोट पड़ता है तो। उन्होंने फिल्म को यूट्यूब पर डालने और दूरदर्शन पर मुफ्त में दिखाने की मांग की है संजय सिंह ने। उनका कहना है 200 करोड़ जो कमा लिए, कितना और कमाओ? एक बार सुनिए संजय सिंह को।
यह मामला है कि कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को साझा करने की जरूरत है, कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास देने की जरूरत है। कश्मीरी पंडितों के नाम पर एक फिल्म बनी जिसके ऊपर पैसा कमाने में पूरे भाजपाई जुटे हुए हैं। वो एक विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टर है, उसके साथ पूरे भाजपा वाले मिलकर पोस्टर लगा रहे हैं पूरे देश में। आप मुझे बताइए, इस देश में तमाम फिल्में बनी, तमाम फिल्मों के जरिए लोगों की भावनाएं आती हैं निकल के सामने। अगर हम कह रहे हैं कि इस फिल्म को दूरदर्शन पे फ्री दिखाइए, अगर हम कह रहे हैं इस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री दिखाइए, आप कह रहे हो ना कि टैक्स फ्री होना चाहिए। टैक्स फ्री करने के पीछे मकसद क्या है? पूरे देश के लोग इसको देखें, यही तो मकसद है। हम तो कह रहे हैं टैक्स फ्री करने के बाद जो पैसा लगता है वो भी पैसा नहीं लगना चाहिए। दूरदर्शन पे दिखाइए फ्री में सबको, यूट्यूब पे दिखाइए। 200 करोड़ कमा चुके यार, कितना कमाओगे? और 200 करोड़ कमा लिया ना, और कितने कमाओगे? बंद करो कमाना। अब 1 साल की सांसद निधि 5 करोड़ रुपए मैं कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए देना चाहता हूं। भाजपाई भाग गए, उस दिन के बाद से जवाब नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या है कि कश्मीरी संजय सिंह को आप सुनिए, कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को जो लेकर उनकी सोच है कि भाई सांसद निधि का 5 करोड़ रुपया उनको मैं देना चाहता हूं। अरे चाहते क्यों, देना दीजिए भाई। और आज फिल्म आई तो आपको याद आया कि इनको 5 करोड़ रुपया देना चाहिए, इससे पुनर्वास होगा। उसके पहले आपको याद नहीं था? अरविंद केजरीवाल जो 233 वाली कहानी सुना रहे थे, कहानी ही ना है, फैक्ट तो अलग है, मैंने अभी बताया। तो संजय सिंह भी अपने 5 करोड़ दे देते पहले, अरविंद केजरीवाल के बजट में से दिलवा देते। तब नहीं बोला, अब बोल रहे हैं, कह रहे 200 करोड़ कमा लिया। और कितना कमाओगे? क्यों दिल्ली में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने पर कैप लगेगा क्या? फिल्में इससे ज्यादा नहीं कमा सकती क्या? और कह रहे डीडी पे दिखा दो। अरे भाई जब झूठी फिल्म बता रहे हो तो डीडी पे क्यों दिखाना? 2 दिन के अंदर जो देश का मूड दिखा सब पलट गया। और कहीं इसका पॉलिटिकल माइलेज दूसरे को नहीं मिल जाए, कोई चिंता नहीं है कश्मीरी हिंदुओं की। पॉलिटिकल माइलेज इधर से उधर ना हो जाए, बस इसकी चिंता है। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के तर्क के मुताबिक कश्मीर फाइल्स ने ज्यादा कमाई कर ली है, अब उसे यूट्यूब पर डाल दे। इस तरह से तो दिल्ली सरकार को भी फिल्म पर एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लेना चाहिए। फिल्में सस्ती होंगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। दिल्ली सरकार हर साल एंटरटेनमेंट टैक्स कितना लेती है आपको पता है? दिल्ली सरकार इनका एंटरटेनमेंट टैक्स कितना लेती है? एंटरटेनमेंट टैक्स हर साल दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार कितना वसूलती है आपको पता है? करीब करीब 40 करोड़ रुपए, 40 करोड़ हर साल। भाई आपको क्या करना है? अगर आपको इतनी चिंता होती है दूसरा कितना कमा रहा है, फलाना कितना कमा रहा है, ढिमकाना कितना कमा रहा है, आप छोड़िए ना अपना 40 करोड़, छोड़ दीजिए। बोलिए हम नहीं लेंगे, किसी फिल्म से टैक्स नहीं लेंगे। इस कमाई का ज्यादातर हिस्सा सिनेमा हॉल से ही आता है। चर्चा कर रहे हैं, संजय सिंह के पास समय है चर्चा करने का, लेकिन फिल्म देखने का समय नहीं है। और झूठी फिल्म पहले ही बता दिया, बिना देखे बता दिया। एक बार सुनिए हमारे इंटरव्यू में केजरीवाल साहब ने क्या कहा जब पूछा गया कि फिल्म देखें कि नहीं। आप बहुत पहले के दौर में 2015 से 2016-17 तक फिल्में देखने जाया करते थे, आजकल समय मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। अब बहुत ज्यादा बिजी हो गए, कश्मीर फाइल्स देखने का वक्त नहीं है। हाँ भाई, पंजाब का भी काम देखना है, FIR भी तो होने हैं वहां पे। केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि फिल्म को बिना देखे वो फिल्म को झूठी बता रहे हैं। सच्चाई यह है कि केजरीवाल उन फिल्मों को देखते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं, उन्हें टैक्स फ्री करते हैं जिन फिल्मों के कलाकार उनके राजनीतिक एजेंडे को सूट करते हैं। जिन फिल्मों को टैक्स फ्री किया गया उनके कलाकार देखिए और आम आदमी पार्टी से उनका कनेक्शन क्या है ये जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल का इंटरेस्ट किन फिल्मों में होता है। एक फिल्म आई थी नील बटे सन्नाटा, यह फिल्म आई थी और यह फिल्म आई थी साल 2015 में, 2015। इसमें कलाकार कौन थी? उनका नाम है स्वरा भास्कर की फिल्म। इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया। 2019 में ये मैडम जो है 2019 में स्वरा भास्कर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रही है।
तो अरविंद केजरीवाल उन फिल्मों को टैक्स फ्री करते हैं जिसके कलाकार, और देखने भी उन फिल्मों को जाते हैं जिसके कलाकारों से उनका कुछ कनेक्ट। भाई 2019 में प्रचार कर रही थी ना स्वरा भास्कर, तो उसकी फिल्म देखो, कर दो टैक्स फ्री। कश्मीर फाइल्स करके क्या मिलेगा? सांड की आंख, इसमें कलाकार कौन थी? तापसी पन्नू। तापसी पन्नू, इनका स्टैंड भी किस तरफ झुका रहता है आपको पता ही है। केजरीवाल ने फिल्म देखी, तारीफ की, 2 दिन के अंदर टैक्स फ्री भी कर दिया। दंगल, आमिर खान की फिल्म। आमिर खान 2015 में आमिर खान ने देश में इंटॉलरेंस की बात की थी, डर लगने की बात की थी। 2016 में फिल्म आई, टैक्स फ्री हो गई। 83 जो अभी आई है, कबीर खान की फिल्म है। कबीर खान ने कहा था कि मुगल्स वर द ओरिजिनल नेशन बिल्डर्स। जहां मिल जाए वहां करो, छोड़ो कौन पूछता है, करो ना जी टैक्स फ्री। कश्मीर फाइल्स में मत कर देना। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फिल्म जरूरी नहीं है, कश्मीरी पंडितों की वापसी जरूरी है। मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया, फिल्म पकड़ा दी। अब आपको बताते हैं कि मोदी सरकार ने क्या कदम उठाए। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज, मोदी सरकार ने क्या किया? पीएम मोदी ने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है तो इसकी चर्चा होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज PMDP, इसके तहत 2015 में यह पैकेज आया था। उसके तहत और 3000 से ज्यादा 3000 प्लस नौकरियां दी गई। नौकरी दी गई बॉस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेके नहीं गए कि ना 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 इनको परमानेंट मत कर देना। पिछले 5 सालों में 610 प्रवासियों को जमीन दी गई, उनकी जमीन वापस की गई, कह लीजिए वापस की गई। संपत्तियों के संरक्षण के लिए डीएम को कदम उठाने का अधिकार दिया गया। संपत्ति संरक्षण का काम शुरू हुआ, क्योंकि आपने फिल्म में भी देखा कई लोग आस पड़ोस के ही संपत्ति पर बैठ गए। डीएम को कदम उठाने का अधिकार दिया कि लेके इनको वापस करो। 920 करोड़ रुपए की लागत से 920 करोड़ CR 6000 आवास का निर्माण हो रहा है, 6000 घर बन रहे हैं। किसके लिए? कश्मीरी हिंदुओं के लिए। प्रवासियों की शिकायत के लिए पोर्टल लॉन्च हुआ, पोर्टल लॉन्च किया गया, पोर्टल बना। पंडितों की वापसी के लिए 5 साल में कितना रुपया खर्च किया नरेंद्र मोदी सरकार ने? 753 करोड़ रुपए, 79 लाख रुपए। इतना पैसा खर्च हो चुका है प्रवासियों की वापसी के लिए। ऐसा नहीं है अरविंद केजरीवाल को नहीं पता हो। जब हमें रिसर्च में मिल सकता है, हम डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं, हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते। उनको भी पता है कि संपत्ति लौटाने की प्रक्रिया चल रही है, प्रवासियों को वापस किया जा रहा है, नौकरी दी जा रही है, वहां घर बनाए जा रहे हैं और पैसा खर्च हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, माहौल बनाया जा रहा है। बिना माहौल के वापसी होगी? अरविंद केजरीवाल की फाइल्स के और पन्ने पलटते हैं थोड़े। टाइम्स नाउ नवभारत को दिए इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया कि वो एक तरफ कर्ज में डूबे पंजाब में फ्रीबीज का वादा करते हैं और चुनाव के बाद केंद्र सरकार से पैकेज मांगते हैं। तो उन्होंने कहा कि केंद्र का पैसा भी उन्हीं का पैसा है। सुनिए जरा। मुख्यमंत्री बनने के बाद मान साहब सीधा प्रधानमंत्री के पास गए 1 लाख करोड़ के पैकेज के लिए, पर जब हमारी पिछली बार बात हुई थी आपने कहा था कि आपके पास पूरा फाइनेंशियल मॉडल मौजूद है कि आप कहां कहां बचा सकते हैं और पंजाब को ये पैसे इन चीजों के लिए दिलवा सकते हैं। तो क्यों सेंटर की जरूरत है? नहीं, सबसे लेंगे। सेंटर का मतलब कोई सेंटर कोई हमारा ही है, सेंटर भी हमारे ही है, प्रधानमंत्री भी हमारा ही है, केंद्र सरकार का जो पैसा है वो भी हमारा ही है। तो सब जगह से मदद लेंगे, सब जगह से मदद लेके पंजाब का विकास करेंगे।
कितने कमाल की बात है ना, केंद्र का पैसा भी हमारा ही है। तो चुनाव में जब वादे कर रहे थे कि फ्री में ये देंगे, फ्री में वो दे देंगे, आपको 1000 रुपया दे देंगे, तो नीचे लिखना ही था कि अपने पैसे से नहीं देंगे, केंद्र के पैसे से देंगे, वो भी हमारा ही है। ये वैसे है जैसे आप खुद कमाते हो और अपने दोस्तों को वादा कर दें, चलो ना खिलाऊंगा, बिरयानी भी खिलाऊंगा, चाउमीन भी खिलाऊंगा, आइसक्रीम भी खिलाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाऊंगा, सब मेरे ऊपर है खर्चा। और जब खिलाने के बाद पैसे या खिलाने की बारी आए या पैसे की बारी आए तो कहें अरे मेरा बड़ा भाई देगा ना, उसका पैसा भी मेरा ही पैसा है। वो क्यों देगा भाई, दोस्त आपके, वादे किए आपने, और वादे करते वक्त कम से कम बता देना था कि उनके भरोसे वादा कर रहे हैं। अच्छा, उससे भी बड़ी बात, केंद्र का पैसा अरविंद केजरीवाल जी का पैसा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का पैसा केंद्र का पैसा नहीं है। भाई जब केंद्र कह रहा था कि हम सबको फ्री में वैक्सीनेशन कराएंगे, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं रुकिए मोदी जी, आप रुकिए, मेरा पैसा आपका पैसा, आपका पैसा मेरा पैसा, आप फ्री में क्यों कराइएगा वैक्सीनेशन, मैं देता हूं पैसा। दूसरों से 1 लाख करोड़ मांगने वाले 200 करोड़ रुपए फिल्म की कमाई पर रो रहे हैं। सोचिए, मतलब 1 लाख करोड़ ये कह रहे हैं हमको दे दो, ये इनको चाहिए, इनका अधिकार है। लेकिन फिल्म अगर 200 करोड़ कमा ले, फिल्म ने बहुत कमा लिया, छोड़ो, बंद करो, अब बंद करो, छोड़ो, अब यूट्यूब पर डाल दो। क्यों भाई? पीएम से जब मिले थे पंजाब के सीएम भगवंत मान, तो कहा था 2 साल के लिए 50-50 हजार करोड़ रुपया दीजिए, तो यही 1 लाख करोड़ बना ना भाई। और पंजाब पे कुल कर्ज कितना है? 2,73,000 करोड़ का ये कुल कर्ज है पंजाब के ऊपर। पंजाब पर कुल कर्ज उनकी जीडीपी का 45% है, 45%। तो ये सब जानते हुए आपने क्या ये सोचा था कि उधर से केंद्र से पैसा मिल जाएगा तब करेंगे? पंजाब के सालाना बजट का 20% सिर्फ लोन का ब्याज चुकाने में खर्च होता है भाई। और ये लाख करोड़, लाख। केजरीवाल की फाइल्स का एक पन्ना एक्साइज पॉलिसी का भी है। अब जब आज हम खोल रहे थे तो हमने कहा कायदे से ही खोल देते हैं, कुछ बचा नहीं रहना चाहिए। एक्साइज पॉलिसी, इसके तहत दिल्ली में 272 वार्ड्स हैं और हर वार्ड में कम से कम 3 शराब की दुकानें हों। इस पर केजरीवाल से जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, एक बार सुनिए, फिर आगे बताता हूं। शराब के ठेके कह दीजिए या शॉप्स कह दीजिए, ये बहुत न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत बहुत सारी ऐसी खुल गई हैं कि हर गली हर नुक्कड़ पर वाइन बियर शॉप नजर आ रही है। कितनी है? आप तो पत्रकार हैं, आपने तो ढूंढा होगा। कई हजारों हैं। पहले दिल्ली में 850 थी टोटल पूरी दिल्ली में, अब 550 हैं। 550 तो नहीं लगती, 550 है, बिकॉज हर जगह हर लोकेलिटी में अब नजर आती हैं। उसका एक कारण ये है, मैं बता देता हूँ। पहले दिल्ली के अंदर बहुत सारे, पहले क्या था कि एक ही गली में 3 शॉप थी और बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ पे एक भी शॉप नहीं थी, वहाँ पे इलीगल दारू बिकती थी। हमने इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, बस इतना किया है। केजरीवाल जी का चेहरा देखिए तो ऐसा नहीं लगता एकदम सच ही बोल रहा हूं। लेकिन कहानी कुछ और है, जैसे वो टीचर वाली थी। केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली में शराब की दुकानें कम कर दी, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग आंकड़ा देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा दिसंबर 2021, दिसंबर 2021, शराब की दुकान का बता रहा हूं दिल्ली में, शराब की या शराब की दुकानें या ठेके कह लीजिए, इनके बारे में आपको बता रहा हूं। दिसंबर 2021 में, या अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। पहले कितना था और अब कितना है देख लीजिए। उन्होंने कहा दिसंबर 2021 में कि पहले 750 थी, 750, अब हमने घटाकर 746 कर दिया, मतलब 4 दुकान घटा दी इन्होंने।
दुकान। ये उन्होंने दिसंबर 2021 में कहा कि पहले 750 थी, 4 हमने तो घटा ही दी बॉस। फिर इन्होंने कहा फरवरी 2022 में, फरवरी 2022 का महीना आया तो इन्होंने कहा कि पहले 850 थी दुकान, अब हमने 846 कर दिए। मतलब 2 महीने के अंदर इन्होंने 100 दुकान भी बढ़ा दी और फिर 100 जो बढ़ी उसमें से 4 घटा भी दिया। और अब जब मार्च के महीने में, मार्च 2022 में हमें इंटरव्यू दिया टाइम्स नाउ ऑफ भारत को, तो इन्होंने कहा कि पहले 850 थी और अब जो है मात्र 550 है। जहां इतनी शराब के ठेके होंगे, जबान भी ऐसे ही फिसलती है। आप सोचिए, जो मन में आ रहा है, जैसा आप जिसको जो ठीक लगे लगा लो। अगर किसी दिन किसी क्विज कॉन्टेस्ट में सवाल आ जाए तो जो 850 बोलेगा वो भी जीत जाएगा, जो 550 बोलेगा वो भी जीत जाएगा। चल रहा है, चलाइए, लेकिन ये सब जानिए, क्योंकि कहीं और ये सब बताया नहीं जाता। इसलिए मैं कहता हूं ना, ये न्यूज का फैमिली शो है, सब देखेंगे तो अभी सब जागेंगे। नेताओं को जिम्मेदार बनाइए, कुछ भी बोले निकल गए ये नहीं होना चाहिए। उनसे पूछिए पलट कर जब आपके पास आते हैं, ये क्या था। पाठशाला में अब अगली क्लास उन लोगों की जो देश में पीड़ित का धर्म और अपना एजेंडा देखकर न्याय और बोलने की आजादी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बाबर नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई। बाबर का कत्ल इसलिए कर दिया गया कि उसने यूपी में योगी का समर्थन किया था। सोच सकते हैं आप, इस देश में एक शख्स को इसलिए आरोप लग रहा है कि मार दिया गया कि उसने योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर दिया। बाबर ने योगी सरकार की जीत के बाद मिठाइयां बांटी और आरोप है कि इसी से नाराज होकर कट्टरपंथियों ने बाबर को मौत के घाट उतार दिया। मामले में योगी सरकार एक्शन में है। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन खुद को मुसलमानों के हितैषी बताने वाले, मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले चुप हैं। उनके मुंह से अब तक एक शब्द नहीं निकला। मुसलमानों के नाम पर सियासत करेंगे, अखलाक होगा और भीड़ का धर्म चुना जा सकेगा तो अखलाक चिल्लाएंगे। लेकिन बाबर है और वो तो योगी समर्थक निकल गया, तो उसके कत्ल पर भी चुप हैं, क्योंकि बाबर बीजेपी का समर्थक था, योगी का समर्थक था, योगी की जीत में मिठाई बांट रहा था। ये कौन सा बाबर हुआ भाई? उसे तो नफरत करनी चाहिए थी इन लोगों के हिसाब से ना, फिर तब निकल कर आते, अरे बाबर को मार दिया, बताओ लिंचिंग हो गई। अभी कुछ नहीं बोल रहे। यूपी में एक मुस्लिम को लिंच कर दिया गया, लेकिन किसी की जुबान नहीं खुल रही, क्योंकि वो बीजेपी सपोर्टर था। नफरत की राजनीति के आरोप लगाने वाले राहुल गांधी का ट्वीट आया, एक ट्वीट नहीं है राहुल गांधी का। कश्मीर फाइल्स पर खूब बोलने वाले अरविंद केजरीवाल इस पर साइलेंट है, चुप। मुसलमानों का इकलौता लीडर बनने में लगे असदुद्दीन ओवैसी, कुछ नहीं बोला ओवैसी साहब ने। बाबर की लिंचिंग पर ओवैसी साहब ने कुछ भी नहीं बोला। ये इस देश के मुसलमान भी सुने, ये लोग आपके कितने रहनुमा हैं। मुसलमानों को एकजुट होने को कहने वाली ममता बनर्जी चुप है, क्योंकि बाबर योगी का समर्थक था। और यूपी में मुसलमानों ने किसको वोट दिया? सीएसडीएस का आंकड़ा क्या कहता है? सीएसडीएस का आंकड़ा कहता है यूपी में मुस्लिम वोट किसको पड़ा? सीएसडीएस का आंकड़ा है बीजेपी प्लस को 8% और सपा गठबंधन को, एसपी प्लस को 79%। 79% बोलने वाले, वोट पाने वाले कुछ नहीं कर रहे। 8% वाले जो हैं वो न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। सिर्फ नेता ही नहीं, वो लोग भी चुप हैं जो कुछ दिन पहले देश में नफरत की राजनीति पर चिंता जता रहे थे और जो देश में मुसलमानों को खतरे में बता रहे थे। एक चिट्ठी आपको याद होगा, वरिष्ठ पत्रकारों, सो कॉल्ड वरिष्ठ पत्रकारों ने देश की संवैधानिक संस्थाओं को संबोधित करते हुए लिखा था कि देश के अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हमलों को रोका जाना चाहिए।
एक बाबर पर बोलने वाले ये लोग एक आदमी नहीं है। चिट्ठी में दावा किया गया था कि मुस्लिम समुदाय के प्रति हिंसा को भड़काया जा रहा है। इसमें कश्मीर फाइल्स की भी बात की गई थी। यह फिल्म मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दे रही है, कह रहे थे। मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने की प्रायोजित कोशिश हो रही है। चिट्ठी में धर्म, संसद, हिजाब, विवाद सबका जिक्र हो गया। एन राम, सबा नकवी जैसे लोग थे इसमें। आशुतोष का भी नाम था। आज तो कोई नहीं बोल रहा बाबर पर। ये लोग इस पर भी नहीं बोलते कि लोकतंत्र की खतरे की बात करने वाले ये लोग, सेक्युलरिज्म की बात करने वाले ये लोग, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा हो जाने का आरोप लगाने वाले ये लोग खुद क्या कर रहे हैं। जब पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में मारपीट हो गई। बीजेपी बीरभूम हिंसा पर बहस की मांग कर रही थी। इस बीच टीएमसी और बीजेपी के विधायकों के बीच झड़प हो गई। बीजेपी का आरोप है कि उनके विधायकों को टीएमसी के विधायक और सिक्योरिटी गार्ड्स ने पीटा, और टीएमसी का आरोप है कि इस मारपीट में बीजेपी का हाथ है। टीएमसी का आरोप है कि उसके विधायक असित मजूमदार को नाक पर चोट आई है। बीजेपी कह रही है कि विधायक मनोज तिग्गा के कपड़े फाड़ दिए गए। हंगामे के बाद बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी, मनोज तिग्गा, शंकर घोष, दीपक बर्मन, नरहरि महतो शामिल हैं। और ये वो टीएमसी है जिसके नेता यहां राज्यसभा में क्या कर रहे थे याद है ना। और उसके बाद जब कार्रवाई हुई थी तो गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठे थे। आज गांधी जी भी देखते होंगे कि बंगाल में क्या हुआ, तो आंखें ही बंद कर लेते हैं। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।